अब मैं आदरणीय अनंत पांडे जी, जो हमारे मित्र भी हैं और बहुत लंबे समय से हमारा परिचय है, वो कहीं भी रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे हरियाणा रहे, या फिर से दिल्ली आए तो उन्होंने सूचित किया कि भाई साहब मैं इधर दिल्ली आ गया हूँ एज ए संयुक्त सचिव, अभी मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंदर आप हैं। तो मैंने निवेदन किया कि हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, अभी उनकी परीक्षाएं हुई और अभी हमारी 3 दिन की कार्यशाला चल रही है। आप एक बार परिचय करिए, उनके साथ इंटरेक्शन करिए और आवश्यक मार्गदर्शन भी करिए और देखिए उनके उज्जवल भविष्य को हम कहाँ और उनके लिए नई संभावनाएं तलाश सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आपका मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य जी से मेरा परिचय, जैसा इन्होंने कहा, बहुत सालों से है, लगभग एटलीस्ट 15-16 साल से तो हम लोग परिचित हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली में आया था 2012 में, पहले टेन्योर में, तो 2013 में ही हम लोग का परिचय हो गया था और मेरे ख्याल से तब आपकी भी शुरुआत थोड़ा बहुत तो आप स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन शुरुआत हो रही थी। मैं 2001 से शुरू हुआ, लेकिन राष्ट्रपति भवन में तब आ गया था। राष्ट्रपति भवन में आप आ गए थे। तो मैंने देखा है कि कैसे गुरुजी का पूरा एकदम जो पैशन के साथ इस पूरे कार्य में लगे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा इन्होंने भाषण बहुत अच्छा देते हैं। मैं पहली बार सुन भी रहा हूँ इनको डायरेक्ट, ऑनलाइन तो बहुत बार सुना है मैंने, लेकिन डायरेक्ट सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा बोलते भी हैं। मैं तो इनकी जो कुछ इन्होंने बताया, जो हमारी परंपरा और हमारी पारंपरिक विधियाँ थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, चाहे हमारे और फील्ड में था, वो बहुत ज़्यादा हम लोग ओवर द ईयर्स लूज़ किए हैं। जैसा बताया कि तमाम आक्रमणकारी आए जिसकी वजह से नुकसान हुआ, और वैसे भी धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज़ ऐसा रहा है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम लोग अपने जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको हम लोग कहते हैं वो लूज़ कर रहे हैं। और ये मैं और अब इसका अनुभव के साथ और दावे के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में हूँ, जो कि अगर आप लोगों में से, मुझे पता नहीं, लगता नहीं है बहुत लोग ट्राइबल्स एरियाज़ में जा पाए होंगे, लेकिन अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाइए, जो ऑलमोस्ट इंडिया में 705 लगभग जनजातियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, केवल हरियाणा और पंजाब 2 राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है, बाकी सारे राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन है। और इनमें से भी कुछ झारखंड और वहाँ झारखंड से अगर हैं लोग तो डेफिनेटली जान रहे होंगे कि जनजाति वहाँ पे भी, हाँ, छत्तीसगढ़ तो पूरा ऑलमोस्ट 60-70% जो है ट्राइबल एरिया है। और तो ट्राइबल्स के पास जो ज्ञान का भंडार है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज उनके पास है, चाहे वो जड़ी बूटियों का नॉलेज हो, प्लांट्स के बारे में जानकारी हो, या चिकित्सा विधियों के बारे में जानकारी हो, वो बिल्कुल अनपैरेलल्ड है। वैसा ज्ञान जो है, अभी भी हम लोग को बहुत कुछ उनसे सीखना चाहिए। और यही हम लोग बोलते हैं बार बार कि अगर आप जनरल समझिए तो ऐसा लगता है कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, सरकार जा रही है, रोड बना रही है, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन जो वहाँ जाता है वो देने से ज़्यादा सीखता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो वही ट्राइबल पॉपुलेशन ही आज तक, उनकी जो कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने ही पूरे जल जमीन जो जंगल है इसकी रक्षा की है। तो आज जितनी भी जनजाति हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे इस तरह के तमाम, आप देखिए टाइगर तो एक बड़ा एनिमल बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे छोटे बड़े जीव जंतु हैं जिनका बहुत हमारी पूरी जीवन शैली में जो है रहने की पूरी एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंस है। जैसे कहा जाता है अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो पूरे पॉपुलेशन को हार्डली 2 या 3 साल में वो जो है वैनिश हो जाएगा। जबकि मधुमक्खी, हम लोग सोचते हैं कि कितनी छोटी सी मतलब प्राणी है, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो ख़त्म हो जाए तो आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारा क्रॉस पॉलिनेशन और इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से फल फूल और जितने भी अनाज होते हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह जो जनजाति समाज है वो जंगलों में रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरी परंपरागत तरीके से जनजातियों के, मतलब सारे जीव जंतुओं की रक्षा की है। और उन्हीं से बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज आज की डेट में, अगर आप आयुर्वेद देखें, अगर आप तमाम इस तरह की जो विधियाँ हैं,
सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है, उसमें अगर उसके रूट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका योगदान मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, जैसे उन्होंने बताया कि ये सरकार भी और पब्लिक में भी बहुत अवेयरनेस है। अगर आप आज देखिए तो सस्टेनेबिलिटी या नेचुरल चीज़ों के प्रति या ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं और बहुत प्रीमियम प्राइस पे जो है ख़रीद रहे हैं लोग। अगर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरा ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है, वहाँ पे किसी भी तरह का खेती में किसी प्रकार का वो लोग यूज़ नहीं करते हैं केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स। सिक्किम अपने आप में अकेला ऑर्गेनिक स्टेट ही है, तो वहाँ से बहुत सारा जो स्पाइसेस हैं, अदरक है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, हल्दी है, हल्दी एक प्रकार की है जो कि जिसमें सबसे अधिक क्यूकमिन जो एंटी कैंसरियस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है। तो इस तरह का आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेडिशंस को भूल रहे थे और अब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया हुआ है। तो अगर उसको हम लोग देखें और आज जो आचार्य जी का भी योगदान इस पूरे फील्ड में रह रहा है, दोनों को अगर जोड़ें तो मतलब पूरे समाज में एक बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं आचार्य जी भी, कि उन्होंने इस जो ये विधि है, मैं भी पहली बार इनफैक्ट जब आपसे मिला था तभी इसके बारे में, नॉर्मली नेचुरोपैथी या इस तरह की चीज़ें लोग जैसे पतंजलि वाला बहुत फेमस हो गए थे तो वो तो जानते थे, लेकिन जो ये एक अलग तरह की विधि जो आचार्य जी के एक बार मैं सेंटर में आया भी था, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको प्रोपगेट कर रहे हैं। तो इससे न केवल हमारी परंपरागत नॉलेज बढ़ रही है, बट जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पहलू है, जब हम लोग शुरू में मिले थे तब भी ये बात कर रहे थे कि इसको कैसे पब्लिक तक पहुंचाया जाए और इसको रोज़गार का अवसर कैसे इसमें मिल सके लोगों को। तो मुझे याद है उस समय हम लोगों ने आपके साथ एक और थे, मुझे भूल गया उनका नाम, तो दोनों लोग जो है हम लोग तीनों बैठे थे और इसको कैसे कोर्स में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ट्रेनिंग तो देते थे ये, उस समय भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते थे, मेरे ख्याल से तब सेंटर कहीं और था। उस समय यहाँ था राजेंद्र नगर में, आप जब आए थे तो राजेंद्र नगर ही आए। राजेंद्र नगर, तो राजेंद्र नगर सेंटर में भी बहुत लोग आते थे, ट्रीटमेंट कराने वाले भी आते थे। तब हमारा जब डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श, तो हमने सुझाया था, क्योंकि मैं उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइज़र टू पीएम का पीएस था स्किल डेवलपमेंट, तब मैंने उस समय सुझाया था कि आप इसको कोर्सेज़ में डेवलप कीजिए ताकि ये कौशल विकास का जो तमाम उस समय को सरकार बहुत जोर दे रही थी कौशल विकास पे और रोज़गार के अवसर पे, तो इसको किस तरह कौशल विकास से जोड़ा जा सके ताकि एक फॉर्मलाइज्ड कोर्स बन सके, एक फॉर्मल कोर्स बन सके। और आज मुझे ये पुस्तक में देख के बेहद खुशी और गर्व भी होता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है योगदान रहा, डिस्कशन में ही सही, कि आज जो है बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन हो गया है। तो बहुत रिमार्केबल जर्नी आपकी रही है, आई मस्ट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मैं आपको कि आपने इस पूरे मतलब विधा को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और आज तमाम बच्चे 2-3 बैच बता रहे थे कि अलग अलग ग्रेजुएशन के हैं, कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेट के हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन कोर्सेज हैं। तो अब काफ़ी स्पेक्ट्रम बढ़ गया है और इसमें जो सीखने वाले हैं वो तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि ना केवल एज ए प्रैक्टिशनर वो बनेंगे, एक ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर बनेंगे, जो कि आगे आने वाले भारत के भविष्य में बहुत बड़ा जो है योगदान करेंगे। क्योंकि देखिए ये जैसे जैसे हम लोग अगर मॉडर्नाइजेशन देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी हो रहा है। अगर एआई टूल्स आ रहे हैं, तमाम तरह के मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मोबाइल आ गया, सारे बच्चे लगातार मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनकी देखिए अब आंखें ख़राब हो रही हैं, हर आदमी रील देखता रहता है पूरे टाइम, नेक में जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फिज़िकल अगर स्ट्रक्चर देखिए आप ह्यूमन बॉडी का, तो हम लोग जैसे अगर बंदर से कहते हैं लोग बने हैं, वैसे हम लोग तो कहा जाता है कि भगवान ने दिया था, बट अगर एवोल्यूशन थियोरी में देखिए तो बंदर से गए थे, लेकिन अभी आजकल मोबाइल वगैरह के आने वजह से फिर थोड़ा थोड़ा झुकने लगे, उसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन में। तो इस तरह का जो आपका अब जो रोल होगा ना, फिज़िकल स्ट्रक्चर को कैसे देखिए, जब तक अगर आपका फिज़िक नहीं स्ट्रांग रहेगा, फिज़िक नहीं, तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रह सकता, दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि दिमाग तभी चलेगा सही से जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिज़िकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए
जो जिस तरह के आज की डेट में प्रेशर्स हैं, पढ़ाई का प्रेशर है तमाम, देखिए बच्चे लगातार पढ़ते रहते हैं, कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो उन तमाम प्रेशर्स को झेलने के लिए अगर हमारे पास नॉन जो एलोपैथिक विधियां हैं, जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है, अगर इस तरह का कोई जिसमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा जो है मतलब मेरे ख्याल से एक स्टेप है, जो कि अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर बनोगे तो डेफिनेटली लोग आपको वैल्यू करेंगे। तो न केवल आप विधा को आगे बढ़ाओगे, बट आप बहुत बड़ा एक आय का भी आपको साधन मिलेगा। आप अपना स्वरोजगार कर सकते हो, आप तमाम हीलिंग सेंटर जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ एज अ जॉब कर सकते हो, आप अपना सेंटर्स खुद सेटअप कर सकते हो। तो इस तरह के तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अब इस तरह के जो है ग्रोइंग फील्ड में है। आप विदेशों में जाइए, वहाँ पे कायरो प्रैक्टिशनर जो होता है वो भी कुछ इस तरह के मतलब नॉन मेडिकल, नॉन एलोपैथिक, नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट्स हैं, और वो वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। मैं यूएस में 2 साल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कायरो प्रैक्टिशनर्स वो तो एकदम बिल्कुल $200-300 पर आवर वो लेते हैं, जबकि वो केवल ढांचा बैलेंस करते हैं, वो केवल ढांचा और हम बैलेंस तो करते बुखार भी उतार सकते हैं, एसिडिटी कम कर सकते हैं, पेट दर्द ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल। और वो केवल ढांचा वो बैलेंस सिर्फ स्ट्रक्चर, वही फिजिकल उस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, नॉर्मली ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स को ही वो रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा ज़रूर टाइम धीरे धीरे आ रहा है, जितना इसमें साइंटिफिक मतलब वैलिडेशन होगा, साइंटिफिक वैलिडेशन, साइंस के डेटा के थ्रू जितना वैलिडेट होगा ये जो साइंस आप प्रैक्टिस करा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, वैसे वैसे इसकी एक्सेप्टेंस और लोगों के बीच में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। और जो मुख्य उद्देश्य है कि इसको ज्ञान को न केवल बढ़ाया जाए बल्कि रोज़गार का भी अवसर बने। एज अ डॉक्टर आप लोगों को एक मतलब एक ट्रीटमेंट एजेंट के तौर पे आपको देखा जाए, तो वो ज़रूर आएगा जैसे जैसे इसमें साइंटिफिक वैलिडेशन होगा। तो मेरा तो अनुरोध आज फिर यही रहेगा कि इसको आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अगर इसको डेटा के साथ जो है साइंटिफिकली डेटा मैनेजमेंट के थ्रू अगर इसकी वैलिडेशन करते रहें, तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा डेफिनेटली योगदान होगा नॉन मेडिकल, नॉन एलोपैथिक स्पेशली, क्योंकि एलोपैथ में देखो आप बहुत सारे रिएक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी परमानेंट बीमारी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर हो गया, परमानेंट ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं। तो ये जो आदत बना देते हैं जो तमाम मेडिसिन्स, उससे बाहर निकलने का बहुत बड़ा जरिया है। आज मैं हरियाणा में रहा, पंजाब, बहुत सारे पंजाब के जो साथ के लगे हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप देखो ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब पूरा यूथ जो है ऑलमोस्ट पूरी एक पीढ़ी जो है ख़राब हो गई है ड्रग्स एडिक्शन की वजह से। तो उसमें अगर इस तरह का जो है ट्रीटमेंट और उनको अलग से कुछ मिलता है तो बहुत बड़ा मतलब हेल्प मिलेगा उसमें भी। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें और गुरुजी का भी नाम रोशन करें, और इनसे भी बहुत बढ़िया सेंटर बनाएं आप लोग, ताकि आप अपने आप में अलग अलग पूरे, अभी तो मुझे लगता है ये काफ़ी 2-3 स्टेट में ही फैला है। अगर आप सब एक एम्बेसडर की तरह काम करेंगे इस पूरी विधा का, तो अलग अलग प्रदेशों में इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अगर सही माने में इसका यूज़ हो तो पता नहीं कितने डॉलर्स हम लोग जो मेडिसिन्स खरीदते हैं बाहर से आती हैं उसमें भी सेव कर सकेंगे। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है इसका बहुत ह्यूज है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो कोर्सेस दिए जा रहे हैं इसमें मन लगा के करिए, क्योंकि आप अपने आप को डॉक्टर से कम मत समझिए। जो एक डॉक्टर बनता है 6 साल 8 साल के कोर्स के बाद, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव करेंगे। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते वक्त उसमें ध्यान रखिए कि पूरा मन लगा के करें, ताकि एक अच्छे चिकित्सक के रूप में, एक अच्छे न्यूरोपैथिस्ट के रूप में आप डेवलप हों और समाज में अपना योगदान दे सकें। थैंक यू। जी।